नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन स्थल पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था और मातृशक्ति की ऐतिहासिक भागीदारी दिखाई दी। पूरा परिसर धर्म रक्षा धामी के जयघोष से गूंजा और सीएम धामी के नेतृत्व में देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा को दोहराया गया और संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी द्वारा लिए गए सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए कठोर फैसलों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक अस्मिता से कोई भी समझौता नहीं होगा और इस दौरान हिंदू जागरण और सामाजिक एकता पर भी विशेष जोर दिया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारी सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को उसकी रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, चाहे दंगा रोधी कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाकर ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, या देश के अंदर पहला राज्य होने का गौरव हम सब उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ। समान नागरिक संहिता का कानून भारतवर्ष में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना, या इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लेना हो, जिसमें सभी संप्रदाय के बच्चों को अब राज्य में एक समान शिक्षा देने की नींव डालनी हो, या फिर राज्य में हिंदू स्टडी सेंटर बनाकर हिंदू संस्कृति के विभिन्न विषयों में शोध करने वाले युवाओं को सहायता करनी हो। हमने वो हर प्रयास किया है जिससे सनातन धर्म की विजय पताका विश्व में बिना रुके और बिना झुके फहराती रहे। हमारी सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को। वहीं अल्मोड़ा में भी भव्य हिंदू सम्मेलन का आगाज हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे और इसके साथ ही फोटो और दीप प्रज्वलित करके केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और प्रांत प्रचार सुनील द्वारा सम्मेलन में युवाओं द्वारा अल्मोड़ा नगर में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। हजारों लोग जो है मैदान में एकत्रित हुए और अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस सम्मेलन में हिंदू समुदाय को एकत्रित करके हिंदू राष्ट्र के निर्माण पर वक्ताओं से संबोधन भी किया गया। मुख्य अतिथि ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदू समाज को संगठित करना और सामाजिक चेतना बढ़ाने के माध्यम से है। वक्ताओं ने कहा कि ऐसा आयोजन का उद्देश्य समुदाय में एकता और जागरूकता फैलाना है, साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। सम्मेलन में विभिन्न धर्म गुरुओं और समाज सेवी को भी अपना विचार रखने और आने वाली पीढ़ी को हिंदू सांस्कृतिक और परंपराओं से जोड़ने का संदेश देगा। ये जो विराट हिंदू सम्मेलन है, ये संघ को शुरू हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1925 में संघ शुरू हुआ था। ये संघ शताब्दी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उसी निमित्त ये हिंदू सम्मेलन भी है। पूरे देश भर में लगभग 1 लाख स्थानों में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और अपने उत्तराखंड में लगभग 1000 स्थानों पे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के रूप में विश्व के सबसे बड़े देश के अंदर जिन मानसिकता को, जिन विचारों को लेकर संघ ने काम करना शुरू किया, ये 100 वर्ष की शताब्दी के शुभ अवसर पर आज भव्य दिव्य हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम अल्मोड़ा में हो रहा है और मैं समझता हूँ पूरे देश भर के अंदर ये हो रहे हैं। ये एक समाज ने, जो हिंदू समाज है, उस समाज ने संघ के 100 वर्ष में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक प्रकार का ये कार्यक्रम सामाजिक जागृति का कार्यक्रम भी है। चाहे वो देश के विभिन्न क्षेत्र, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर भारत है, प्रकार की भाषा बोली बोलते हो, विभिन्न प्रकार की जातियों में बटे हो, उसके बावजूद भी हिंदू एक है। हिंदू एक साथ, जब भी कोई सामाजिक समता का प्रयोग करना होता है तो हिंदू एक साथ। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर मेले की तैयारियों की समीक्षा की। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और इस क्रम में मेलाधिकारी सोनिका ने शुक्रवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और इसके साथ ही अधिकारियों की बैठक मिली और इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए।
जैसे सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की, और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया गया, जिसमें 5 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया और 40,000 से अधिक नागरिकों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए संयुक्त टीम गठित करके समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया गया। जनता निस्तारण नहीं किए जा सके इसके लिए ऑनलाइन और नियमों का भी फॉलो करते हुए दिखाई दिए हैं और जनता से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी है और मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे। ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए बना है। क्या करना है वो आगे करना क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में, जहाँ से लोगों को अपने काम के लिए, अपने दैनिक कामों के अतिरिक्त अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लाभार्थी योजनाओं के लिए, अन्य कार्यों के लिए जिला मुख्यालय में जाना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था। उसमें बहुत समय लग जाता था, बहुत उनको अपने संसाधन भी लगाने पड़ते थे। ये कार्यक्रम पूरे राज्य के अंदर 17 दिसंबर से प्रारंभ किया गया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लगभग 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इन शिविरों में भाग लिया है और 40,000 से ज़्यादा समस्याओं का तत्काल मौके पर निस्तारण हुआ है। और बहुत सारी समस्याएं जो मध्यकालिक हैं, दीर्घकालिक हैं, लंबे समय की हैं या जिनमें कोई नीति में शामिल करना है, उन सभी को हमारे अधिकारी देख रहे हैं। 1905 सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन से भी इसको कनेक्ट किया गया है। ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए बना है। क्या करना है वो आगे करना क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में, जहाँ तो वहीं खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर सीमांत खटीमा से जहां पर 18 तारीख को देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में जानकी देवी का शव उन्हीं के घर में मिलने से पूरे खटीमा में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 18 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में महिला अकेले रहती थी और उसका शव उसके घर में पड़ा हुआ मिला और इसके बाद से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस हत्या के कारणों को लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि रिश्ते के भतीजे ने उसकी हत्या कर दी है और कुछ पैसों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर जो है वो मौके पर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा भी किया। रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें ये पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पे पहुंची। उन्होंने वहां पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहां पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसके दबिश करके इसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसको झनकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो था वो फर्श पे टकराया और उनके मुंह से खून निकला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद जो ताई के पर्स में जो पैसे थे वो पर्स के सहित और उस मफलर के सहित अपने बैग में डाल के ये व्यक्ति घर से दरवाजा बाहर से लॉक करके निकल गया। तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीजें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि पैसे का मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का लालच के चलते ही इसने ये घटना कारित करी है। तो जैसे साक्ष्य आएंगे उसमें हम लोग सेक्शन ऐड कर देंगे। तो वहीं आम जनमानस को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर उपलब्ध कराने और जन सामान्य की समस्याओं को तत्काल और प्रभावित निस्तारण के उद्देश्य से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन की अध्यक्षता में नगर पंचायत लालकुआं परिषद में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। और इस शिविर में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल और साथ ही 105 शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया और जिलाधिकारी द्वारा शेष समस्याओं के 15 दिन के भीतर समाधान हेतु संबंधित विभागों के निर्देश भी दिए गए हैं। जन जन के द्वार जन जन की सरकार अभियान के अंतर्गत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत लेवल पर शिविरों का आयोजन किया गया था। उसमें 23 विभागों की सहभागिता से 2 स्टेप पे जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। तो जनपद में 43 न्याय पंचायतें हैं। प्रथम चरण में उनका कवरेज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज लालकुआं में यहाँ पर शिविर का आयोजन अभी जारी है। उसमें 100 से ज्यादा जो जन समस्याएं हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पर सुनवाई हो चुकी है। अभी वहाँ शिविर कंटिन्यू है। आगे जाकर जितने भी यहाँ पर आवेदन आए होंगे उन पर गंभीरता पूर्वक सुनवाई की जा रही है। जौनपुर विकासखंड की 4 वन रेंजों का प्रस्तावित नई टिहरी वन प्रभाग ने शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर क्षेत्र में असंतोष गहरा गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे जनभावना के विपरीत बताते हुए भारी संख्या में मसूरी के वन विभाग के कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध दर्ज कराया। वहीं वन मंत्री को मसूरी वन विभाग के एसडीओ दिनेश प्रताप नौटियाल के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। जौनपुर विकासखंड की 4 वन रेंजों को प्रस्तावित नई टिहरी वन प्रभाग में शामिल करने के प्रस्ताव को वापस लाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों की नहीं माना गया तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने मांग की है कि चारों रेंजों को पूर्वोत्तर मसूरी वन प्रभाग में ही रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जनहित की अनदेखी हुई तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार बेहद ही गर्म है। विभाग द्वारा एक पुनर्गठन प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें जौनपुर विकासखंड की 4 जो रेंजें हैं वो मसूरी वन प्रभाग में थी और सरकार का जो पुनर्गठन प्रस्ताव है उसमें मसूरी वन प्रभाग को समाप्त करने का प्रावधान है। इसमें हमारा ये कहना है कि मसूरी जो जौनपुर के लोगों को मसूरी आने में अभी 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी अधिकतम, वो अब 200 से लेकर 250 किलोमीटर दूर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये पूरे जौनपुर की जनभावना के खिलाफ है और मसूरी की जनभावना के खिलाफ है। सरकार की मंशा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा इसमें ये मानना है कि जब आज बाघ का आतंक, भालू का आतंक इतना ज़्यादा हो गया, जंगली सुअर का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है, तो वन प्रभाग बढ़ने चाहिए थे। मेरा ये मानना है इसमें वन प्रभाग बढ़ने चाहिए थे, लेकिन बढ़ने के बजाय जो है घटाए जा रहे हैं। जब हमने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन जो था लड़ा था, तो उसके पीछे ये हमारी सबकी अवधारणा थी कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ होंगी वो छोटी छोटी होंगी, ताकि क्योंकि ये पहाड़ी अंचल का राज्य है और पहाड़ों में दूरी का एक अपना मानक होते हैं, तो हम चाहते थे कि उस समय अवधारणा थी कि भाई छोटी इकाइयाँ हों और उस उत्तराखंड राज्य भी बन गया। अब जब चूँकि अब और इकाइयों को सरलीकृत करना चाहिए था, छोटा करना चाहिए था, तो और बड़ी बड़ी कर दी जा रही है। जो है पुनर्गठन का सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया है और उसमें सबसे पहले जो है जौनपुर लोग के हमारे 4 रेंज ऑफिस 2 देहरादून के और इस मसूरी वन प्रभाग के डिपो को स्थानांतरित कर रहे हैं कि साहब नरेंद्र चला जाए। हम कह रहे ठीक है, सरकार का योजना है, बनाइए, हम उसके लिए नहीं है, लेकिन दूसरे प्रभाग को हमारे से जोड़ देना, जिससे कि आज मसूरी की जनमानस और हमारे जौनपुर ब्लॉक के 4 जो रेंज ऑफिस हैं वहाँ की जनता को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, ये सबसे बड़े देखने वाली बात है। उसी कड़ी में आज जो है जौनपुर ब्लॉक के हमारे ब्लॉक प्रमुख वो आज आ नहीं सके कि उनके घर में आज डेथ हो गई थी, वो 13 में है। तो हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष
प्रदीप कबीर जी और उनकी पूरी टीम जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुई। उनके आह्वान पर यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और उसमें आज ज्ञापन भी दिया गया डीएफओ को कि भाई इसमें आपके माध्यम से भी सरकार को चला जाए कि पुनर्विचार इसमें किया जाए। लेकिन ये बड़ा अस्तित्व है कि साहब मसूरी वन इतना ऐतिहासिक वन प्रभाग है जिसका अपना इतिहास है 80 साल का, और उस 80 साल के इतिहास को आप समाप्त करना चाहते हैं। आज इसका मतलब मसूरी के नाम को आप समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ की जो जनता की जनमानस की इच्छा है उसको आप समाप्त करना चाहते हैं। फेरबदल किए जा रहे हैं, रेंजों को अलग कर अलग जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। उससे कई जगह जो स्थानीय जो हमारे नागरिक हैं जो उनको कई तरह की परेशानियों का सामना इसके सामने करना पड़ेगा, क्योंकि मसूरी जो वो वन प्रभाग है, मसूरी जो रेंज है वो बहुत दूर तक है, जिसमें जौनपुर और कई रिखोली बितौली बहुत बड़ी रेंज है मसूरी रेंज, जिसको अब डिवाइड किया जा रहा है। जिसमें मसूरी का भी जो जिस जगह हम खड़े हैं डीएफओ कार्यालय, वहाँ अब डीएफओ नहीं बैठेंगे, आने वाले टाइम पे देहरादून डीएफओ बैठेंगे। तो जो मसूरी की समस्याएं होंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे आए दिन घरों को खतरा रहता है, पेड़ों से कई चीज़ों की और समस्याएं होती हैं। विभाग द्वारा एक पुनर्गठन प्रस्ताव। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि की खड़ी फसलों को बिना वैधानिक आदेश के जबरन नष्ट किया जाने के लेकर विधायक कपाड़ी ने निकाली गई महाजनसभा रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में एक अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक घटना घटी है, जो कि पर्याप्त तथ्यों के अनुसार प्रशासन की अप्रत्यक्ष मौजूदगी में बिना किसी वैधिक आदेश अथवा न्यायालय के निर्देश के 30 से अधिक बिना नंबर के ट्रैक्टरों द्वारा लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि को जबरन जोत दिया गया। जिस भूमि पर गन्ना, मटर, लाही और गेहूं की खड़ी फसलें थी, उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि भूमि पिछले लगभग 60 सालों से एक शहीद परिवार द्वारा परिश्रम पूर्व ज्योति बोई जाती थी, जिसने न केवल क्षेत्रीय कृषि उत्पादनों में योगदान दिया है, बल्कि 500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दिया है। ऐसा ना, ये जो खेती है ये अनंतराम तलवार के द्वारा अलॉट हुई थी और तब से लेके इनका परिवार खेती करता चला आ रहा है, जिसमें अब युवराज तलवार खेती करते हैं। और ये गन्ना और ये फसल सारी इनके द्वारा बोई गई थी और ये शुरू से कब्जे में है इनके। आज तक कोई भी पार्टनर कहीं बंटवारे में वो नहीं केस जीत पाए, कुछ भी नहीं हुआ उनका। और ये प्रशासन द्वारा ये 120 एकड़ जमीन खड़ा गन्ना सारी फसलें जोत देना, और इसमें पहले मेरा धान भी रोका गया था इन लोगों के द्वारा, ये बलविंदर सिंह काला और कश्मीर सिंह और एसडीएम द्वारा। तो मैंने माननीय हाई कोर्ट में फिर एक रेट डाली थी, जिसमें सबको पार्टी बनाया था। उसमें तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब और एसओ जनकैया और डीएम, एसपी और देहरादून सरकार, और उसमें कश्मीर सिंह और सीके नंद और सुनील भटनागर और नील भटनागर, ये सब लोग भाटिया परिवार पूरे वहाँ मामला पेंडिट है। उन्हीं खतौनियों में मेरा नाम है, उन्हीं खतौनियों में ये सारी जमीन बटी हुई है, जबकि इन सबके ऊपर स्टे था और उसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया किरण तलवार को, युवराज तलवार को। हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं, कौन सी सरकार आई है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है। जो वो पुलिस वाले एसडीएम बोल रहे थे कि आगे से ऑर्डर, और तीसरी सरकार कौन सी आई पहले बताओ। विधायक जी भी बताएंगे, सीएम भी बताएंगे। अब खुले आम जो उतना हुआ वो कौन है, पहले विधायक जी को ये पूछना है हमको। खटीमा क्षेत्र के कुछ किसान वगैरह यहाँ पर आए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि प्रशासन की मौजूदगी में फसल नष्ट करने का वो हमारे स्तर से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी की पहचान जो है माल रोड है, और ऐसे में अब एक बड़े बदलाव की ओर ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन ने माल रोड से पारंपरिक साइकिल रिक्शा हटाकर उनकी जगह गोल्फ कोर्ट और ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया है। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासित अधिकारी गौरव ने कहा है कि मसूरी के सौंदर्यीकरण और माल रोड पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ये फैसला जरूरी हो गया था। प्रशासन की योजना के अनुसार शुरुआती चरण में करीब 40 गोल्फ कोर्ट चलाई जाएगी और हर गोल्फ कोर्ट में 2 लोगों को
समायोजित किया जाएगा ताकि अधिकतम श्रमिकों को रोजगार मिल सके। जो गोल्फ कोर्ट पहले से संचालित है उनमें भी अतिरिक्त व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुल 121 रिक्शा श्रमिक इसे बदलाव से प्रभावित होंगे और ऐसे में विस्थापित को संतुलन करने के लिए चरणबद्ध तरीके से गोल्फ कोर्ट मंगाई जाएगी। देखिए, अभी जो साइकिल रिक्शा चालक है, पूर्व में नगर पालिका द्वारा 14 चालकों को जो है गोल्फ कार्ट आवंटित किए गए थे। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जिला प्रशासन द्वारा 40 गोल्फ कार्ट जो है वो मसूरी क्षेत्र के लिए लाई जा रही हैं और ये जो गोल्फ कार्ट हैं उनका जो धनराशि है वो भी भारत सरकार के उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो 40 गोल्फ कार्ट हैं। हमारी जो बैठक हुई थी, जो रिक्शा चालक है उनके साथ जो बैठक हुई थी उसमें 2 लोगों को 1 गोल्फ कार्ट देने पर सहमति बनी थी और अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द उस पर हमने लोगों से पिछली बैठक में प्रस्ताव मांगे थे कि जो भी 2 लोग आपस में कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं और 1 गोल्फ कार्ट लेने के इच्छुक हैं और आपस में टीम अप करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी सूची अगली बैठक तक दे दें। और इसमें लोगों में ये भी एक भ्रांति है अभी कि ये जो गोल्फ कार्ट हैं ये 40 की 40 मॉल रोड पर लगेंगी, पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश ये दिए गए हैं कि मॉल रोड के अतिरिक्त भी, क्योंकि गोल्फ कार्ट का उद्देश्य जो है वो मसूरी में जो हमारे टूरिस्ट हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है और जो हमारे रिक्शा चालक हैं उनको भी उनकी आय में भी वृद्धि इससे हो सके। जो पुराने हमारे 14 गोल्फ कार्ट दी गई हैं उसमें साइजेबल इंक्रीज। एक मुख्य बिंदु जो वैली ब्रिज का है, जो टूटा हुआ वैली ब्रिज शिव मंदिर के पास है, अभी अपकमिंग टूरिस्ट सीजन है, वो जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए कि अभी जब सीजन नहीं है तभी इतना जाम लग रहा है। मसूरी से देहरादून से अप डाउन करते हैं, तो यही मैंने उनके सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करी और उन्होंने बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ सुना और जल्द ही जल्द इसका। वहीं हरिद्वार से बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर आकाशदीप कॉलोनी में युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक राजेश प्रजापति लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और मानसिक तनाव में बताया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की हर एंगल से जांच हो रही है और आगे की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। अचानक हुई घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि स्थानीय क्षेत्र में भी शोक और स्तब्ध का माहौल बना हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौर जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश के 3000 से अधिक ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी की अधिक आशंका है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। रविवार को भी मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है। दून में दिन का अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 2 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 25.9 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री इजाफे के साथ 12.8 डिग्री रहा। और ऐसा ही हाल जो है प्रदेश के अन्य इलाकों में भी है। और आने वाले दिनों की बात करें तो 24 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा, जबकि 25 से 28 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। बद्रीनाथ हाईवे पर रविवार को शाम को करीब 4 बजे के पास आंधी तूफान से पूरी तरह से पेड़ टूटकर बिखर गए और यहां पर करीब 1 घंटे तक वाहन की आवाजाही थमी रही। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।